जय हिंद। देखिए, पिछले 8 क्लास कराते हुए आपको हम साइंस के जो एमसीक्यू के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें टोटल 8 यानी कि 40 क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं। ये आपका 9वां वीडियो है, यानी 5 आज अगर ले लेंगे तो टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलरली साइंस एमसीक्यू और आरबीजी 2023 को देखते हुए वीडियो नंबर 9 है। चलिए आज देखते हैं 5 और क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्सअप क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग देखना चाहेंगे तो शुरू से लेके ये 9वां क्लास तक आप लगातार देख सकते हैं 5 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के जनक कौन है। देखिए, ऑप्शन है आइंस्टीन, प्लैंक, बोर, एसन-बोस। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते ही हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आइंस्टीन ही होंगे, क्योंकि उन्हीं का बहुत सारा थ्योरी है। ये एनर्जी मास थ्योरी है और प्रकाश के द्विकर्ण सिद्धांत जो है वो भी आइंस्टीन के हैं। हालांकि उनके नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन है उस पर, ठीक ना, जो ई एच इक्वल टू एच न्यू से निकालते हैं। तो जो क्वांटम है, क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम प्रिंसिपल है, वो एक्चुअली है प्लैंक का याद रखिएगा, इसका आंसर प्लैंक होता है। देखिए, ये एक फार्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, न्यू इसको बोलते हैं। ई से एनर्जी हो गया, एच से प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और इसका ये यूनिट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, यानी इसका क्या हो जाएगा यूनिट, जूल सेकेंड। तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा पर सेकेंड, तो एनर्जी के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। यानी एक प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। और बाकी के बारे में बताते हैं। आइंस्टीन का जैसे जैसे हो जाता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सॉरी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, इसका ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। जब उससे उसके विकिरण से जब एनर्जी, रेडिएशन से जो एनर्जी निकलती है, यानी उसका जैसे जैसे मास घटता है उस हिसाब से जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला वहाँ यूज किया जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन बन के आता है कि प्रकाश पदार्थ है कि नहीं। जरा आप लोग दिमाग लगा के सोच के और कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश पदार्थ है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक है, अब देखिए बोर। बोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला जो हम लोग ये वाली सर्किल वाली सिस्टम सीखे थे। ये यहाँ पे हो गया नाभिक, इसके 2 4 6 ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिद्धांत जो दिया था वो बोर का था। ठीक, बोर का परमाणु मॉडल भी है एक। ठीक, अब ये थे एसन बोस, एक थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। इसमें इनका पूरा नाम क्या है, सुरेंद्र नाथ बोस। ये भी किस चीज़ की खोज, ये जो है इनका आता है हिस्ट्री में भी, ओ सॉरी, ये हाँ हिस्ट्री में भी इनका एक जगह पे आता है जहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ आईसीएसई की परीक्षा ऐसे उत्तीर्ण करने, वहाँ पे एस एन बोस का नाम आता है, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया, क्वांटम सिद्धांत केवल और केवल प्लैंक का है, सिद्धांत बोलेगा प्लैंक का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sorry, which one of the following non-metal which is in the liquid state at the room temperature। ठीक, इसका इंग्लिश इसलिए बोलता है, इसको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है क्योंकि आप लोग इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग हिंदी में। हिंदी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, समझ में उसको ना आए तो उसका इंग्लिश खुद से भी बना सकता है, मैं बोल भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है। पहले तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो मरकरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं द्रव अवस्था, बाकी कुछ नहीं, सब भूला जाते हैं। द्रव अवस्था जैसे देखते हैं हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि जब से पैदा हुआ तब से पढ़ते आ रहे हैं कि मरकरी द्रव अवस्था में होता है। लेकिन पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन जो है आंसर देने से ज़्यादा जरूरी होता है ना क्वेश्चन का एक एक वर्ड को पढ़ने के, कहना क्या चाहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया है कि कौन सा अधातु, मतलब कि नॉन मेटल है ये, विच वन ऑफ द नॉन मेटल इज एट लिक्विड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल। तो यहाँ ये एच जी है ना, ये होता है लिक्विड मेटल, यानी कि द्रव धातु होता है। पारा एक द्रव धातु है, इसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्योंकि ये सिल्वर की तरह चमकता है। थोड़ा देखेंगे ना जब पारा, गूगल करके आप देख सकते हैं, ये सिल्वर की तरह चमकता है, चांदी की तरह। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये बाकी धातु है, ये धातु है मतलब मेटल है, बाकी नॉन मेटल है। तो इसमें जो आंसर हो जाता है ना, ये ब्रोमीन हो जाता है।
ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, अब देखिए बाकी का भी यूज देख लेते हैं। पारे ये Hg का तो यूज जानते ही हैं कि ये थर्मामीटर में यूज किया जाता है। ये थर्मामीटर में यूज किया जाता है। थर्मामीटर भी कई तरह के होते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर, Hg थर्मामीटर, और एक क्या होता है एक जो पायरोमीटर। ठीक ना, तो ये Hg इसके -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो इससे नीचे का टेम्परेचर ये सही से मतलब कि दे ही नहीं सकता है, वो भी माइनस में ज़्यादा जाएगा टेम्परेचर तो सही से इस फ्लक्चुएशन होने लगता है, सही से आपका ये रीडिंग नहीं देगा। इसलिए ठंडे प्रदेश में ना एल्कोहल तापमापी का यूज किया जाता है। उसका लगभग टेम्परेचर -70-80 डिग्री ऐसे होता है, उस पर जाके वो जमता है। ठीक, तो एल्कोहल तापमापी। और जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 700 800 1000 2000 10,000 अनंत तक का टेम्परेचर जो होता है, वो पूर्ण विकिरण उस तापमापी टोटल रेडिएशन फायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक, हो गया Hg के बारे में। फ्लोरीन पूछेगा कि ये जो आवर्त सारणी होता है, ठीक ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो उसका ऑप्शन हो जाता है फ्लोरीन। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए इलेक्ट्रो लिख देते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन को जो मतलब कि रिएक्शन करने की क्षमता, जो Cl मतलब कि डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को। इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक ना, तो ये क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ब्रोमीन का आप समझ ही गए। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसका जो है ना शीशा कांच के पीछे जो कलर किया जाता है, जिसे की वजह से आपको रिफ्लेक्शन के बाद आपका ही चेहरा आपके सामने नजर आता है, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही जो है पीछे उसका लेप लगाया जाता है। पीछे कांच के पीछे लेप किस मतलब मटेरियल का कम लगाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है। ठीक, इसका रंग पीला होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे जेई में कि AgBr का कलर कैसा होता है, पीले कलर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति नेत्र लेंस की वक्रता, एक व्यक्ति के यहाँ लिख लीजिएगा, एक व्यक्ति के नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ रही है, उसे कौन सा दोष लगेगा। अ पर्सन विच आईज लेंस कर्वेचर इज इंक्रीजिंग, विच डिफेक्ट विच आर द डिफेक्ट इन फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट उसमें दोष उत्पन्न होगा। दोष कौन सा गुण होगा, दोष संबंधित है यहाँ से आंख के बीमारी से। ठीक ना, एक होता है दोष, जैसे बच्चा होता है तो उसमें कोई दोष पड़ जाता है, वो दोष नहीं। यहाँ पे आंख से संबंधित बीमारी से दोष है। ये मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या फिर हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जो होता है उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। ये आंख से संबंधित सभी हैं दृष्टि दोष। ठीक, दूसरा है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद समझते हैं कि अक्सर दादा दादी या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें मोतियाबिंद हो जाता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। ठीक ना, नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है। और डी ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। पहले याद नहीं होता था नाम में कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ऐसा करके बहुत सारा, तो कुछ समझ में नहीं आता था। सीधा हम लोगों को याद है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, इसमें इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु बहुत क्लियर दिखाई देगी, यहाँ तक की वस्तु। दूर की वस्तु ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई, 1 मीटर ऐसे इस तरह से। और दूर दृष्टि दोष में दूर का क्लियर दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता है। तो शुरू में ही कंफ्यूजन वाला ही है, तो कंफ्यूजन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, रतौंधी और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए क्या करें, व्यक्ति के नेत्र लेंस की, आप जानते हैं कि जो आदमी के आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस का कुछ इस तरह से संरचना होता है। मिस्टेक थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह का। ठीक ना, ये मेजर एक्सिस या मेन एक्सिस है, मुख्य एक्सिस बोलते हैं। ये मान लीजिए हम उस लेंस को निकाल के यहाँ रख दिए हैं, ठीक ना, आँख की लेंस को। अब बोल रहा है कि इसकी कर्वेचर बढ़ रही है। मान लीजिए कि शुरू में ऐसा था, ये कर्व इसका ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट है। अब इससे क्या होगा कि ये कर्वेचर हो गया। मान लीजिए आप गए आँख चेक कराने डॉक्टर के पास, वो बताया कि आपके आँख के जो लेंस है उसकी कर्वेचर बढ़ रही है, तो आपको कौन सा दोष इसमें से हो रहा है। देखिए, जब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कुछ यहाँ पे बन रहा था, ठीक, सॉरी, जो इसका इमेज बन रहा था कुछ यहाँ पे बन रहा था। और एक उत्तल लेंस या लेंस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो मोटा आधार होता है, मोटा भाग होता है, उधर ही प्रकाश की किरण जो है कन्वर्ज होती है। ठीक ना, अभी अगर इस पे प्रकाश डालेंगे, इसको अभी जब इसको बना रहे थे इसको भूल जाएगा, अब इसको बना रहे हैं इसको भूल जाएगा। अगर आप यहाँ पे डालेंगे लाइट,
तो ये क्या करेगी कि इधर ही जाके सिकुड़ जाएगी, ठीक, क्योंकि इसका बेस यहाँ है, ठीक ना। अब यहाँ से ये जाके कन्वर्ज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि प्रकाश पहले ही वो मुड़ जाएगा, मतलब कि इमेज जो है वो रेटिना के बनने, रेटिना अगर यहाँ पे है तो उसका इमेज यहीं पे बन जा रहा है, यहाँ अगर नेत्र लेंस है तो, ठीक ना। ये ऐसे समझ लीजिए, आँख है, आँख का ये नेत्र लेंस हो गया, यहाँ पीछे रेटिना हो गया, यहाँ पे फोकस हो जा रहा है। इसके मतलब क्या हो गया, पहले ही बन जा रहा है, मतलब उसको कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। मतलब कि ये क्या है, लेंस के निकट ही बन जा रहा है, निकट दृष्टि दोष। यही अगर निकल के बाहर चला जाता है ना, तो उसको बोला जाता है कि दूर दृष्टि दोष, मतलब कि ये लेंस से दूर हो गया, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, मायोपिया, ठीक। आंसर याद रखेंगे, आंसर याद मतलब कि समझ के आपको याद रखना है कि होगा क्या। मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए बुढ़ापे में क्या होता है ना, कि जो आँख होता है ना उसके ऊपर जो है मांसपेशी, जो सिलियरी पेशियाँ होती है, जो आँख के लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है। जैसे आपको अंधेरा में देखना है तो आँख ऐसे फाड़ के देखना पड़ेगा, और आपको अगर उजाला में देखना है तो ऐसे करके, जैसे आप लोग डायरेक्ट रूम से बाहर निकलते हैं दिन भर के बाद, धूप उगा हुआ है, धूप निकला हुआ है, तो क्या करता है, ऐसे करके या ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ठीक ना। आँख को अंदर, मतलब कि वो नेत्र लेंस हो गया, समायोजित कर दिया सिलियरी पेशिया। तो वो मोतियाबिंद जब होता है तो वो लेंस पर, जैसे चमड़ी वगैरह बुढ़ापे में तो कमजोर हो जाता है, तो उसी तरह वो आँख का जो सिलियरी पेशियां हैं वो भी मांसी होता है, वो आंखों को धीरे धीरे ढकने लगता है, जिससे आपको ब्लर दिखाई देने लगता है। ब्लर मतलब कि धुंधला, तो उसी को मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है तो वही चमड़िया या एक लेयर आपका साफ कर देता है, वो अच्छे से दिखाई देने लगता है, उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। रतौंधी देखिए रात में आपको सही से नहीं दिखाई देगा, इसके कारण क्या है कि जो आंख में जो दंडाकार सेल होते हैं, जो रॉड सेल होते हैं, ठीक ना, दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है दंडाकार सेल, एक शंक्वाकार, जिसको कोनिकल सेल बोलते हैं। तो वो अगर दंडाकार सेल की कमी आपके अंदर, सॉरी, ये कोनिकल सेल की कमी हो गई तो आपको रात में अच्छे से नहीं दिखाई देगा। जो दंडाकार सेल है वो कलर को पहचानने में मदद करता है, और जो कोनिकल सेल होता है वो आपको रात में देखने में, जैसे उल्लू हो गया, तो उल्लू का क्या होता है, कोनिकल सेल ज्यादा होता है, इसलिए वो रात में बहुत क्लियर दिखता है। वो दिन भर एकदम झुकता रहेगा, लगेगा कि बीमार है, और जैसी शाम होगा ना उसको एकदम पूरा दिखाई देने लगता है। पहले हम लोग पत्थर मारते थे ना, तो कोई लोग कहते थे कि पत्थर मत मारने, पत्थर पकड़ के ये डाल देगा कुएं में, और जैसे जैसे वो पत्थर गलेगा वैसे वैसे तुम्हारा शरीर गलेगा। हम लोग डरे मरबो नहीं करते, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आप भी जानते हैं पत्थर गलता नहीं है, और मजबूत पत्थर उस तरह वाला जो गिट्टी उट्टी फोड़ के बनाते हैं वो गलता नहीं है, ठीक ना। तो ये सब अफवाह है, ठीक। रतन जी हाइपरमेट्रोपिया दूस दूरदृष्टि दोष बता ही दिए, ठीक ना। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि वस्तु की दर्पण से दूरी, न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक ना। वस्तु की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से ही, ठीक। तो इसका रेखीय आवर्धन क्या क्या होगा, यह हम ज्ञात करिए। रेखीय आवर्धन आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी को यहाँ से हटा देते हैं। ये मार्कर का लिखा हुआ ऐसा होता है जो अपने हाथ से भी आप आराम से मिटा सकते हैं, ठीक। देखिए ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो दो ठो होता है। एक तो होता है कि एम इक्वल टू आई बाई यू, आई मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और एम हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसका कोई यूनिट नहीं होता है, गुना में ऐसे करके बोलते हैं, 2 गुना 3 गुना वस्तु की लंबाई का 2.5 गुना, इस तरह का, ठीक ना। ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है, ठीक। अब यहीं पे होता है माइनस भी बाई यू, और जो लेंस में होता है ना उसका हो जाता है प्लस भी बाई यू, मतलब ये माइनस नहीं होता है, ये सेम होता है यहाँ पे। अब उसी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लेंस का लगाएं तो दर्पण का है, ये बड़ा कंफ्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि लेंस दर्पण में देखते होंगे आप लोग कि दर्पण पहले, लेंस से पहले दर्पण पढ़ाया जाता है, तो याद रखिएगा कि पहले माइनस आएगा इसके लिए, दर्पण के लिए माइनस, ठीक। तो ये आपका कैसे निकालेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। दो दो हो गया, 0.5 हो गया, एक गुना में है एक तरह से कि वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा, तो 2 गुना या हाफ, मतलब 0.5 का मतलब हाफ हो गया, -2 और -1/2। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं इससे माइनस भी बाई यू से, देखिए माइनस ये दिखाता है ना कि आपको दर्पण के ही जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये उल्टा बना हुआ है, ठीक। देखिए माइनस यहाँ लगा देते हैं, भी कितना है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 10 है तो 10 लिख दिया, और ये 20 है, यू का वैल्यू क्या है 20 है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोग जानते होंगे, यू वी एफ आर किससे डिनोट किया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, मतलब -0.5। -0.5 ऑप्शन में नहीं है, -1/2 है, तो हमारा इस तरह से आंसर क्या हो जाता है, -1/2, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हम लोग डायरेक्ट आंसर कौन सा खोजते हैं? अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, इस तरह का। तो इसमें से देख लेते हैं कि ऑप्शन में है भी, हम लोग ऐसे बोल दिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, ऑक्सीकृत हो जाएगा तो लोहे को खत्म कर देता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलके। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये तीनों मिलके ना लोहे को जंग लगा के उसको खत्म कर देता है। मतलब बड़े बड़े लोहा नहीं समझ रहा ये क्या है, ठीक। ऐसे बोलते हैं ठीक ना। ये हो गया नाइट्रोजन। अब ऑप्शन में नाइट्रोजन, हम पहले बता दे रहे हैं कि नाइट्रोजन इसका आंसर सही होगा, ठीक ना। देखिए नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, और हम लोग को लगता है कि जितना जो हीलियम नियॉन वाला फैमिली है ना, 18वां ग्रुप या जीरो ग्रुप भी बोला जाता है उसको, ठीक। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में होता है उधर, ठीक। उसी के बगल में होता है लोफर एलिमेंट, बताइएगा किसका नाम है लोफर तत्व, किसको कहते हैं, ठीक। तो अक्रिय गैस, ये नाइट्रोजन अक्रिय गैस कैसे होता है? एक दिन और हम आपको बताए थे कि नाइट्रोजन अक्रिय होता है, अब उसका आज बता ही देते हैं अच्छे से कि कैसे होता है। देखिए जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का करना होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम का, तो आप लोग कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6p 7s 5f 6d 7p 8s, इस तरह से याद किए होंगे, ठीक। बहुत ही आसान होता है। 11th में हम लोग पढ़े थे, 10th में तो बोरबरी वाला ही सिर्फ था, हम लोगों के टाइम अभी बढ़ गया होगा तो उतना जानकारी नहीं है। तो देखिए जानकारी है, मतलब मैं अच्छे से बुक नहीं देखा हूँ, ठीक ना। अब देखिए, तो अब ये सब क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म में है, अणु फॉर्म में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करिएगा? 1s 2s 3p वाला तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, कुछ अलग डिफरेंट होगा तभी ना। तो इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसका इस तरह से किसी भी अणु का, देखिए होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, पाई 2p जेड, 2p जेड। फिर आता है पाई स्टार, सॉरी ये यहाँ पे रहेगा, पाई 2p जेड, पाई 2p, पाई 2p जेड। फिर आता है पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, और पाई स्टार 2p जेड। और सिग्मा 1s एक बार फिर से रिवाइज करते क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, सिग्मा 2p जेड यहाँ पे होता है, सिग्मा 2p जेड। और पाई 2p, सिग्मा 2p, ये यहाँ पे, यहाँ ये सही लग रहा है, सिग्मा 2p जेड। और पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, पाई स्टार 2p जेड, और सिग्मा स्टार 2p जेड आ जाता है। ये यहाँ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना। ये होता है आपका मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये सब की कैपेसिटी ना दो दो की होती है, कि दो से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन लेबर नहीं करेगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, देखेंगे तो 1s2 में इसका खत्म हो जाएगा खेला, ठीक। इसका हो जाएगा 7 और 7 14, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 हम लोग भरते हैं, देखिए 14 कैसे भरेंगे? 2 4 6 8 10 12 और ये 14, 2p जेड जाके क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2 और सिग्मा 2p z2। ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14। मतलब ये क्या होगा? इसके सारे जो यहाँ तक सेल कोष जो थे सेल, वो कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। इसके मतलब क्या होगा कि ये आपका आ जाएगा नॉन रिएक्टिव में, यानी अनरिएक्टिव हो जाएगा ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अब ऑक्सीजन का कैसे होता है? उसका ये हो जाता है, दो और बढ़ जाएगा, मतलब इसमें 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एक बंट जाता है, पाई स्टार 2p एक्स 1 और पाई स्टार 2p वाई 1। अब इसी जो एक एक बच जाता है तो ये अनपेयर हो गया, और आप लोग जानते हैं कि अनपेयर हो गया मतलब कि उसमें करंट फ्लो होगा, यानी वो तब रिएक्टिव हो जाता है, यानी बॉन्ड बनाने के लिए या फिर अपना सेल कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ये हाईली रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भरा हुआ नहीं है। तो दूसरा ये मैग्नेटिक भी होता है। मैग्नेटिक टेस्ट ऑक्सीजन का कैसे करते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एक मैग्नेट द्वारा एक बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसको जोड़ के ऐसे नाल चुंबक समझते होंगे, ठीक ना, यू शेप का, इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक ना, दोनों को इधर अज्यूम करिएगा कि भरा हुआ है। अब ये मैग्नेट हो जाता है, और नजदीक से दिखाएं, ये मैग्नेट हो जाता है। अब इसके बीच में आप जब लिक्विड ऑक्सीजन को डालेंगे ना, लिक्विड ऑक्सीजन,
जैसे जल होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी तरह ऑक्सीजन को बहुत ही कम टेम्परेचर लगभग 200 या माइनस मतलब -200 के आसपास ले जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब इन दोनों के बीच गिराएंगे ना तो ये जो है ये नीचे नहीं गिरेगा, ये इन दोनों की तरफ गिरेगा, मतलब कि इन दोनों की तरफ चिपकने का प्रयास करता है। तो उस तरह से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेटिक होता है, अक्रिय धातु मतलब सॉरी अक्रिय कह रहे हैं, नॉन मेटल मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और कल से थोड़ा सा और बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और भी हम ट्राई किए हैं कि अपना बेस्ट देकर आपको समझाने का प्रयास करें। ये चीज़ थोड़ा सा आपको और नया लगा होगा, जो इंटर में भूल गए होंगे उनको फिर से याद करके जरूर ही मजा आया होगा। ठीक ना, बाकी ये उतने बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और टैबलेट की तरह है, जैसे बुखार लगता है तो हम लोग को टैबलेट खाते हैं ना, उसी तरह ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए टैबलेट की तरह है। पांचों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ये आपको बता दिया कि AGBR का कलर पीला होता है। ये 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे जेई में। ठीक, तो ये आप लोग नोट करिएगा, इसका प्रॉपर नोट बनाइएगा और इसको रिवाइज करिएगा। टोटल 45 क्वेश्चन हो गए, मैं भी काउंट कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। और जो आपका प्लेलिस्ट तैयार है उसमें भी आप प्रीवियस वीडियो भी आप जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक ना, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।